सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश ई सार्थक संवाद में। वस्तुतः यह समय तो हमारा चर्चा का रहता है, पर अभी जिस तरीके से सीमा पर हालात हैं उसमें चर्चा में समय जाया नहीं कर सकते। इस समय जरूरत है संवाद की, और वो भी सार्थक संवाद की। तो बारी बारी से हम आज दो ई सार्थक संवाद करेंगे। एक पूर्व राजनयिक के साथ कि कूटनीतिक स्तर पर इस समय दुनिया में क्या चल रहा है इस युद्ध को लेकर, तथाकथित युद्ध को लेकर या संघर्ष को लेकर जो भारत पाकिस्तान के बीच में नजर आ रहा है। और दूसरी हमारी बातचीत होगी दूसरे चरण के अंतर्गत सैन्य विशेषज्ञ से, जिनसे समझेंगे कि सैन्य स्तर पर क्या कुछ चल रहा है। तो पहले चरण की बातचीत के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर सुरेश कुमार गोयल जी हैं। पूर्व राजनयिक हैं, विदेश मामलों के संदर्भ में उनकी विशेषज्ञता का लोग लोहा मानते हैं। वो इस खास मौके पर हमारे साथ। गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इन तनावपूर्ण चुनाव में। और शुरुआत इसी से करते हैं। गोयल साहब, कितनी अजीब सी स्थिति है ना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो ये बताया करते थे कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और भारत और पाकिस्तान जंग के मुहाने पर हैं। औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा नहीं है, लेकिन अगर युद्ध होगा तो इससे इतर उसमें और क्या होगा। तो थोड़ा आप समझाएंगे हमें कि कूटनीतिक स्तर पर हम इस समय कहां खड़े हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हो चुकी है या जंग अभी होने की इंतजार की घड़ियां चल रही हैं? जी, अगर जो युद्ध की स्ट्रिक्ट डेफिनेशन होती है, अगर उस स्ट्रिक्ट डेफिनेशन की तरफ से देखा जाए तो उसके लिए डिक्लेरेशन ऑफ वॉर जरूरी होता है। ये तो वो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर तो नहीं हुआ है। तो इसीलिए जो युद्ध के नियम हैं जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक, वो युद्ध के नियम अभी इसमें लागू नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ना तो पाकिस्तान ने ना इंडिया ने युद्ध की घोषणा करी है। लेकिन अगर युद्ध की घोषणा नहीं भी करी है, जो आपस में संघर्ष चल रहा है, एक तरह से युद्ध शुरू हो चुका है जैसा कि आपने कहा। तो अगर नियम नहीं भी है तो ध्यान रखना पड़ेगा कि जो युद्ध के नियम होते हैं उनका उल्लंघन ना हो ज्यादा, इनफॉर्मली भी। उसमें जो है प्रिजनर्स ऑफ वॉर का होता है, ये सब होता है कि उनको जो है पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। बस इतना है कि अगर किसी वजह से चूक हो गई या कुछ हुआ तो उसमें ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी ज्यादा हमको बोल नहीं पाएगी या पाकिस्तान को बोल नहीं पाएगी कि भाई आपने गलत किया। तो एक तो बात यह है कि युद्ध के नियमों के मुताबिक युद्ध की घोषणा नहीं हुई, लेकिन एक तरह से युद्ध चल रहा है। ये युद्ध चल रहा है जी। अब मैं जो आपसे गोयल साहब समझना चाहता हूं कि एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। जब भी किन्हीं दो देशों के बीच में ऐसी तनावपूर्ण स्थितियां बनती हैं तो जो दुनिया के अन्य प्रभावशाली देश हैं वो तनाव कम करने के संदर्भ में प्रयत्न करते हुए दिखाई देते थे, एक दूसरे को समझाते हुए दिखाई देते थे, दबाव डालते हुए दिखाई देते थे। इस बार बड़ी अजीब सी स्थिति है, लगभग सब लोग हाथ खड़े कर रहे हैं। अमेरिका भी ऐसा जाहिर कर रहा है हमें क्या लेना देना, हमने कौन से ठेका ले रखा है। चीन भी कुछ बोल नहीं रहा है, रशिया की तरफ से भी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है। और हम बार बार बता रहे हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर नेता से बात हो रही है, जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं खबर मिलती है। डोभाल साहब ने इससे भी बात की। जब आपसे समझना ये चाहता हूं, ये रणनीतिक रूप से क्या हमारी सफलता है कि अभी हम चाहते नहीं कि दुनिया इसमें हस्तक्षेप करे। अभी जरा हम ही को पाकिस्तान को ठीक करना है, दुनिया का कोई और देश इसमें कूदे नहीं। क्या ऐसी रणनीति पर हम काम कर रहे हैं? देखिए, दोनों बातें हैं। मैं ये जो आपका सवाल है बड़ा मुश्किल सवाल है कहना कि हमारी रणनीति इस मामले में क्या है। दो चीजें हैं इसमें। एक तो हमारा ये है कि पाकिस्तान जब तक एक सब कन्वेंशनल सरफेस पर रहता है, हमें मालूम है कि हम पाकिस्तान को हैंडल कर लेंगे। पाकिस्तान में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो हमारी सैन्य शक्ति के सामने ज्यादा दिन टिक पाए। इससे पहले काफी सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि खाली 4 दिन का असलाह है। और पिछले 2 दिन में आपने देख भी लिया है कि पिछले 2 दिन में जो वॉर हुई है या जो संघर्ष हुआ है, उसमें आपने पाकिस्तान की ताकत को, भारत की ताकत को देख भी लिया है। तो उसकी हमको चिंता नहीं है, हम उसको हैंडल कर लेंगे। 2 चीजें यहां पर यह है कि एक तो जो एस्केलेशन पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ, उसके बारे में दुनिया के लोगों ने पहले तो कहा
कि ये सही नहीं हुआ, टेररिस्ट एक्टिविटीज थी, ये गलत है, सबने कंडेम किया उसको। लेकिन कंडेम करने के बाद में किसी ने पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि भाई अगर आप ऐसी हरकतें करते रहें तो आपके खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी ये रुख अख्तियार कर सकती है। ना तो एफएटीएफ के बारे में सिक्योरिटी काउंसिल में जो हुआ वो कंडेमनेशन किया, लेकिन वो एक्सप्रेस कंसर्न कि पहलगाम में डेथ हुई, किसी ने उसको पाकिस्तान को दोषी नहीं माना कि उसकी वजह से ये हुआ है। हम बार बार बता रहे हैं, कह रहे हैं कि एविडेंस है कि पाकिस्तान कर रहा है ये, लेकिन दुनिया का कोई भी देश इंक्लूडिंग रशिया, यूएसए की तो बात छोड़ दीजिए आप, उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान दोषी है। एक दूसरी चीज ये है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि इसके बाद में पाकिस्तान को एक बहाना मिल जाए। और मैं एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण देता हूं, मेटाफर कहता हूं कि जब एक मोहल्ले में ऐसा मेरे को शायद बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मोहल्ले में जब पागल कुत्ता आ जाता है तो पागल कुत्ता बौखलाया सा डोलता है, जो हिंदी में बोलते हैं, और उसका भरोसा नहीं होता कि वो किसको काट ले, कहां निकल जाए कहां नहीं निकल जाए। तो बड़ी सावधानी से काम करना पड़ता है। और खतरा यह है कि अगर इस बौखलाएपन में पाकिस्तान की जो फौज है, खास तौर पर उनका जो जिहादी जनरल असीम मुनीर हैं, अगर उनके दिमाग में ये आ गया कि मेरे को करना है अब ये, तो वो किसी के सुनने वाला तो है नहीं, तो वो खतरा नहीं होना चाहिए। एक ये है। तो हम चाहते ये है कि दुनिया के जो बाकी देश हैं कम से कम पाकिस्तान को काबू में रखें, समझाएं कि इतना आगे मत बढ़ जाओ तुम बस। जी। लेकिन आपसे समझना चाहता हूं कि अमेरिका जिस तरीके से पल्ला झाड़ रहा है, इसको थोड़ा आप हमें समझाएंगे कि अमेरिका का ये रुख अमूमन दिखता नहीं था। जो अमेरिका रूस और यूक्रेन का वार रुकवा देने का दावा कर रहा था ट्रंप के नेतृत्व में, वो भारत और पाकिस्तान के इन तनावपूर्ण क्षणों में जिस प्रकार से बिल्कुल अनदेखा कर रहा है, उपराष्ट्रपति तो सीधे कह दिए हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ट्रंप जो है दुर्भाग्यपूर्ण करार दे रहे हैं कि तनाव दुर्भाग्यपूर्ण है, ये तो सभी लोग बोलेंगे दुर्भाग्यपूर्ण है, पर इससे इतर नहीं। इसके मायने क्या है? मैं इसमें देखिए, भारत एक ताकतवर देश है और मैं इसके बारे में जो नजरिया रखूंगा एक ताकतवर देश की तरह से रखूंगा कि एक ताकतवर देश को किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हम अपना मामला खुद देख पाएंगे, आप सपोर्ट मत कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप हमारे खिलाफ चले जाएं। तो मैं ये देखूंगा कि अगर हमको ये उम्मीद होती भी कि अमेरिका इस मामले में खुल करके बोलेगा कि पाकिस्तान दोषी है, पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए था और ये पाकिस्तान करना है, तो हम आईएमएफ में पाकिस्तान के खिलाफ ये सपोर्ट करेंगे, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में ये प्रस्ताव पास करवाएंगे। वो ना करें आप, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट ना करें। तो मैं इसको एक पॉजिटिव नजरिए से देखूंगा कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बहरहाल आप तटस्थ हैं, परे रहिए आप, पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि भारत को किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को किसी अन्य देश का समर्थन ना मिले हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है, या हमारी रणनीति की दृष्टि से इतना ही हमारे को चाहिए। पर एक देश है जो पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर खड़ा हुआ है, उसका नाम है तुर्की। तुर्की का समर्थन पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी ताकत है और भारत के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है, इस पर कोई दृष्टि आपकी? तुर्की है और पाकिस्तान दोनों ओआईसी में एक दूसरे का साथ काफी देते हैं। और इसके अलावा एक दूसरा संगठन है जिसका नाम है D8। वो D8 भी इस्लामिक डेवलपिंग कंट्रीज का संगठन है, उसमें भी पाकिस्तान और तुर्की साथ साथ आते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। ये जो तुर्की की पहले नीति रही थी, दो देश ऐसे हैं वहां से, एक तुर्की और एक अजरबैजान, हमें उनका जो रुख है वो पहले से मालूम रहा है कि वो क्या करेंगे, तो हम उनके रुख को लेकर के ज्यादा चिंतित नहीं है। वो पॉलिटिकल बात है, वो समर्थन करेंगे, लेकिन ये समर्थन एक मिलिट्री सपोर्ट के तौर पर कन्वर्ट ना हो जाए, ये देखना होगा। इससे पहले कुछ खबर आई थी कि तुर्की का एक जहाज जो पाकिस्तान पहुंच चुका है
एक नेवी शिप तक पहुंच चुका है पाकिस्तान असलहा लेकर के। अभी तक उसका कोई जो कहते हैं कि ठोस सबूत सामने नहीं आया है। लेकिन अगर तुर्की पाकिस्तान को इस तरह का समर्थन देता है तो ये हमारे लिए एक गलत चीज होगी, और हम उसके बारे में बड़ी स्ट्रांगली उनके पास जाएंगे भी, उनको बताएंगे कि आप भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक आखिरी चीज, अगर इस्लामिक तौर पर तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान का समर्थन करते भी हैं इकोनॉमिक तौर पर, और एक जो स्ट्रेटेजिक तौर पर तुर्की और अजरबैजान दोनों को ही मालूम है कि भारत से वो ज्यादा ऐसा नहीं करेंगे वो कि भारत को उससे खतरा पैदा हो जाए। तो जो इतना आपसे हमको समझने भरोसा की है। बात है गोयल साहब कि तुर्की का पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देना भविष्य में अन्य इस्लामिक राष्ट्रों को भी पाकिस्तान के समर्थन में ला सकता है क्या? क्या यह धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण के संदर्भ में कोई आशंका जाहिर करता है? क्या इस पर हमें कूटनीतिक दृष्टि से ध्यान देने की जरूरत है? हमने पिछले एक दशक में इस्लामिक देशों से अपने संबंध बेहतर बनाने में काफी कोशिश की है। क्या देखते हैं आप इस संदर्भ में? देखिए, अगर आप देखें जो भारत का जो अभी एक जो इंटरनेशनल स्टेचर है, जो उनका प्रोफाइल है, सऊदी अरेबिया भारत को समर्थन करता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट भारत के साथ आता है, कतार भारत के खिलाफ नहीं बोलता है, दुनिया का सॉरी गल्फ का या मिडिल ईस्ट का ईरान, तो मैं नहीं समझता हूं कि टर्की के बोलने से जो बाकी इस्लामिक देश वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे या हमारे खिलाफ एक गुटबंदी बन जाएगी। ऐसा होने की उम्मीद बहुत कम है। पहले अगर आप 20 साल पहले ये बात करते तब बात अलग थी। 20 साल में 10-20 साल में काफी कुछ बदल चुका है। ये भारत का जो आर्थिक कदर इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है। हम बात करते हैं आईमेक की, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की, हम बात करते हैं कि एमिरेट्स के थ्रू यूरोप से व्यापार होगा, सऊदी अरेबिया से हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी है, हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, सऊदी अरेबिया भारत में आना चाह रहा है, $100 बिलियन का पब्लिक फंड वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अभी हमारे जो साथ हैं, जो उनका रिलेशनशिप है, वो एक इस्लाम या धार्मिक संबंधों से काफी दूर होकर के एक बड़ा सॉलिड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक रिलेशन पे बन चुका है। नहीं गोयल साहब, मैं थोड़ा समझना चाहूंगा, क्या हम उस दौर में आ चुके हैं? क्योंकि अतीत में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण बड़ी हकीकत रहा है। तो क्या आपका कहने का आशय है कि भैया वो दौर चला गया, अब सबसे बड़ा रुपया है? तो कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टि से हित ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए धार्मिक आधार पर आप बहुत उम्मीद मत करो ध्रुवीकरण की। जहां पर मुनाफा दिखेगा, जहां पर लाभ दिखेगा, जहां पर तरक्की दिखेगी, उसके साथ रहना पड़ेगा। तो एक फटेहाल पाकिस्तान के मुकाबले संभावनाशील भारत तमाम इस्लामिक देशों की पहली पसंद रहेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं उसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि एक तो ये है कि सबसे बड़ा रुपया तो ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, उसमें हर एक को दिखता है कि मेरे लोगों का किसमें भला है। तो वो पहले वाली जो बातें थी कि एक खाली आइडियोलॉजिकल तौर पर पोलराइजेशन हो जाया करता था, वो बात अब नहीं है। इसके साथ में दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान की पहले एक बड़ी अहमियत हुआ करती थी कि काफी देश पाकिस्तान से सेंट्रल एशिया के जो कनेक्शन हैं, अफगानिस्तान में जो तालिबान कर रहा था उसके जो कनेक्शन हैं, सप्लाई बेस बनता था। वेस्ट अमेरिका खास तौर पर इससे पहले पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान में ऑपरेशन चलते थे, वो सब नहीं है अब। तो पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल अहमियत, राजनीतिक अहमियत, कूटनीतिक अहमियत, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये सब खत्म हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान जहां जिस सीढ़ी पर खड़ा है उससे नीचे 2-3 सीढ़ियां और बाकी हैं। अगर वो 2 सीढ़ी भी नीचे चला जाता है तो पाकिस्तान की कोई वक्फियत नहीं रहेगी। जी, कोई वक्फियत नहीं रहेगी। लेकिन अब थोड़ा बदलते हैं परिस्थिति को। 1971 में जब टकराव की स्थिति थी, तब पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका था। पिछले एक दशक में उस जगह पर चीन हमें दिखाई देता था। भारत का चीन के साथ टकराव भी कोई आंख मूंदने वाली बात नहीं है। अभी तक इस तनाव के क्षणों में चीन के रुख को आप किस दृष्टि से देखते हैं?
क्या महसूस कर पा रहे हैं आप? देखिए, चीन से जो हमारे संबंध हैं बड़े कॉम्प्लेक्स, बड़े उलझाव वाले हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। एक तरफ उसमें दो कंपोनेंट्स हैं। एक तरफ तो मालूम है चीन को कि अगर उसको एक वैश्विक तौर पर आगे बढ़ना है, व्यापार में या आर्थिक तौर पर अमेरिका के साथ में, ये तो वो भारत से ज्यादा अलग थलग नहीं रह सकता है। क्योंकि अगर अमेरिका अपनी मार्केट बंद करता है, जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ कि टैरिफ लगाने की बात हुई, तो चाइना को सडनली लगा कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उसका सामान है, कहाँ जाएगा। तो एकदम उसको दिखा कि इंडिया एक मार्केट है। और इस आपने काफी लेख पढ़े भी होंगे कि सडनली लगा कि अगर तो चाइना के ज्यादातर प्रोडक्ट्स यहाँ पर डंप हो जाएंगी। तो इसीलिए आपने देखा वो सडनली चाइना के रूप में परिवर्तन आया और चाइना ने इंडिया से बड़ी मीठी मीठी अच्छी बातें करनी शुरू करी कि हम दोनों साथ साथ हैं, ये करेंगे वो करेंगे, अच्छी बातें शुरू हो गई। एक तो ये है। उसके साथ साथ ये भी है कि चीन के लिए भारत रीजनली और वैश्विक तौर पर भी ही एक ऐसा चैलेंज है जिससे उसको कि सावधान रहने की जरूरत है। तो ये दोनों चीजें जो है आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी भी हैं और आपस में साथ साथ काम भी करती हैं। तो जो इनको मिलाकर के मैं देखता हूं, अभी पाकिस्तान को चीन का बड़ा एक वोकल समर्थन जारी रहेगा। बोलेंगे कि हाँ, ये हम तुम्हारे साथ हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, भारत इस मामले को आगे ना बढ़ाए। लेकिन अगर बात आती है पाकिस्तान को एक्चुअली मिलिटरीली सपोर्ट करने की, मेरे ख्याल है उसमें चीन हिचक जाएगा। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से चीन की भारत के संदर्भ में बुरी निगाह है, डोकलाम को ले लें, गलवान को ले लें, हम चीन से एक एक इंच भूमि बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो खुले हाथों से उसको सौंपने के लिए तैयार रहता है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो जो पाकिस्तान चीन की गोद में बैठने के लिए इतना व्याकुल रहता है, वो चीन अगर पाकिस्तान को खतरे में देखेगा तो हम इतने निश्चिंत रहें कि नहीं, चीन कुछ नहीं करेगा। जो सामान्य परिस्थितियों में सेना भेज देता है हमारी जमीन पर, वो इन परिस्थितियों में लाभ उठाने की चेष्टा नहीं करेगा। इतना निश्चिंता आप कैसे ले पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, अगर आपको किसी से दोस्ती करनी है, आप किसी कमजोर आदमी से दोस्ती करेंगे या स्ट्रांग आदमी से दोस्ती करेंगे आप? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि जो मैंने पहले बताया कि बड़ी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, मैं वही कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान जैसे कमजोर देश का चीन फायदा तो उठाएगा। अब उसको आपने जी, जो $100 बिलियन लोन दे दिया, सीपीईसी जा रहा है, तो चीन के इंटरेस्ट वहां पर है बलूचिस्तान में, और नेचुरली सिक्योरिटी जरूरी है। लेकिन उसकी वजह से वो ये समझे कि पाकिस्तान जैसे कमजोर देश का साथ देकर के भारत से बुराई मोल ले, मेरे ख्याल है उसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस होंगी। वहां तक उसमें थोड़ी सी बोलने। लिमिटेशन होंगी, ये आपका कहना है। एक रणनीतिक रूप से बात समझने की है। हमने मिसाइल स्ट्राइक की पाकिस्तान के ऊपर, पूरी दुनिया में सुर्खियां बनी कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई की वजह भी हमने बताई कि हमने पहलगाम आतंकी हमले की प्रतिक्रिया में यह कार्रवाई की और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की। पर जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इसके क्या मायने हैं? ये रक्षा मंत्री जी के मन में क्या है, उनके दिमाग में क्या है, वो तो वही जाने। तो ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि वो क्या सोच रहे हैं या प्रधानमंत्री मोदी क्या सोच रहे हैं। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा, और अब ये बात मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, कि जब जब तक कि ये आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता है पाकिस्तान की तरफ से, मैं समझता हूं कि हमें जो अभी तक हुआ है उसको लेकर के शांत नहीं हो जाना चाहिए। अभी मौका ये है कि पाकिस्तान से जो ये कैंप जितने हैं पूरी तरह खत्म हो जाए। और इसमें एक आखिरी चीज और मैं अपनी तरफ से और जोड़ना चाहूंगा कि अगर हम समझते हैं कि वाकई में युद्ध की स्थिति है, युद्ध के नियमों के मुताबिक युद्ध के कोई ऑब्जेक्टिव होते हैं, हम चाहते हैं कि ये आउटकम है। हमने अभी तक वो युद्ध का हमारा जो हमने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर जारी किया है,
विद द एक्सेप्शन कि पाकिस्तान ने उसको एस्केलेट किया और हम उसका जवाब दे रहे हैं, हमने अभी तक हमारा आउटकम की इच्छा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हमने अभी तक नहीं कहा है। और जब तक मैं समझता हूं कि हम ये स्पेसिफाई और ये क्लियर नहीं कर देते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था और वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ, जो भी ऑब्जेक्टिव रहा हो, जब तक हम नहीं कह देते कि ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो गया है तो स्थिति जारी रहेगी। अच्छा, आप आखिरी दौर की बातचीत पर आते हैं। क्या आप कूटनीतिक दृष्टि से महसूस कर पा रहे हैं कि मौजूदा सरकार ने संसद में यह संकल्प जाहिर किया था कि जो पीओके है, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जिसके संदर्भ में हमारी मान्यता है, हमने अपना संकल्प बताया कि वो हमारा है, क्या उसे लेने का वक्त आ गया है? हम जब कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, आपने कहा जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो जाता कि आतंकवाद को समर्थन देना पाकिस्तान बंद करेगा, तो सुनिश्चित कैसे करेंगे? अगर भौतिक स्तर पर पाकिस्तान में आतंकवाद का एक भी अड्डा ना रहे तो क्या यह सुनिश्चित हो जाएगा? अगर मन के स्तर पर एक इच्छा रहे, कल्पना रहे, लालसा रहे, तो आप जो शर्त लगा रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के संदर्भ में, तो यह शर्त ज्यादा महत्वपूर्ण है या पीओके को इस समय पर अपने नियंत्रण में लेने का उचित अवसर है? जब हमने कह ही दिया कि सबक सिखाना है, तो पीओके में ही तो सारे आतंकी ठिकाने हैं, वो जगह उसके कब्जे में ही नहीं रहने दो। कम से कम इतना तो सुनिश्चित हो जाएगा कि इतनी जमीन पे तो आतंकी अड्डे नहीं रहेंगे। मेरे ख्याल है हिमांशु जी, इस सवाल के बारे में माफी चाहते हुए आपसे मैं इतना ही कहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं अपने जो राजनीतिक नेता हैं और राजनीतिक नेता खास तौर पर उनके ऊपर छोड़ना चाहूंगा। वो डिसाइड करे कि इस समय क्या ये पीओके लेना बेहतर है या जरूरी है या और कोई आउटकम के बारे में हम सोचें, तो ये उनके ऊपर छोड़ देना अच्छा है इस टाइम पर। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा इस मामले में कि कल जब फॉरेन सेक्रेटरी प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि अच्छी बात है, काफी सवाल होने चाहिए सब, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे सवालों का जवाब दे ही दिया जाए। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। कुछ चीजें नहीं कह सकते हैं हम लोग। गोयल साहब का कहना है कि कुछ सवाल आप राजनेता से कीजिए, राजनयिक से मत कीजिए। तो मैं आखिरी सवाल पर आता हूं। भारत कूटनीतिक मोर्चे पर मौजूदा घटनाक्रम में आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या हमारी उपलब्धियां हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई भारत ने डिप्लोमेटिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर इन तनावपूर्ण क्षणों में क्या हासिल किया है, किस रूप में हम अपने आप को देखें, तो इस पर कुछ रोशनी देंगे गोयल साहब आप? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि अगर आपको याद हो 1971 में आपने खुद जिक्र किया कि हम अमेरिका ने यहाँ पर 7th फ्लीट भेज दिया, खिलाफ थे हमारे लोग। इसके अलावा उसके बाद जब भी पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक हुए, कितना समर्थन मिला? कुछ नहीं। मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि इस बार अगर वो लोग ये नहीं कहते हैं कि पाकिस्तानी दोषी है, पाकिस्तान को सजा मिलनी चाहिए, कम से कम वो जो भारत काम कर रहा है उसके बीच में नहीं आ रहे हैं और भारत को अपना काम करने दे रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये उपलब्धि कूटनीतिक उपलब्धि है कि वो हमारे बीच में आकर के हमको ये नहीं बोल रहे कि रुक जा भाई, बहुत हो गया, अब ये नहीं बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये भारत की कूटनीतिक मोर्चे पर एक बड़ी सफलता है कि जब हम सशस्त्र कार्रवाई कर रहे हैं, जब पाकिस्तान की सीमा को पार करके वहां पर चिन्हित आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, तो दुनिया हमारा हाथ पकड़कर रोक नहीं रही है। अगर यह सफलता हमारे पास है तो यह कूटनीतिक मोर्चे पर बहुत बड़ी सफलता है। आने वाले समय में इस अनुकूलता का क्या लाभ भारत लेता है वह वक्त ही बताएगा या राजनेता बताएंगे। लेकिन गोयल साहब, ऐसे नाजुक समय पर आप हमें समझाने के लिए मौजूद थे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में भी आपको तकलीफ देते रहेंगे, इस उम्मीद के साथ में इस कार्यक्रम में अभी इतना ही। समय एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे। कूटनीतिक मोर्चे पर बात हो गई, लेकिन सैन्य मोर्चे पर भी समझना बहुत जरूरी है। हम एक छोटे से ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे भारत के पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब। उनका तजुर्बा निश्चित रूप से हमें भविष्य के संदर्भ में समझने में सहायक होगा। तो कहीं जाइएगा नहीं, हम गए और आए।